जैसे कि आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के द्वारा प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन किया गया था फरवरी के माह में। उसके बाद उसके परिणाम आ भी गए हैं। अब यह जो परिणाम आए हैं ये दो वर्गों के लिए विशेष रूप से, एक या तो उनके लिए जिनका मुख्य परीक्षा के लिए जिन्होंने अर्हता प्राप्त कर ली है, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण का एक समय चल रहा है वहाँ, और उनके लिए भी जिनका अभी प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम जो आए हैं सकारात्मक नहीं रहे हैं। वहाँ जो है अब अगले फिर से प्रारंभिक परीक्षा के लिए खुद को तैयार करना है, मगर साथ में उनको मुख्य परीक्षा की भी तैयारी करनी है। मगर यहाँ जो लेक्चर है यहाँ दोनों वर्गों के लिए, और ये विशेष रूप से मुख्य परीक्षा को संदर्भित एक महत्वपूर्ण लेक्चर है। मैं जसवंत कुमार आपके सामने यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिनमें विशेष रूप से जो मुख्य परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनको प्रकृति को लेकर के हैं। मुख्य परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनके आयाम को लेकर के हैं। प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, उस प्रश्न को हमें किस तरह से समझना चाहिए, उसका हमें उत्तर किस प्रकार से देना चाहिए। हम जो जानते हैं उस प्रश्न के बारे में जो विषय पूछा गया है और एग्जैक्टली उस प्रश्न रिक्वायरमेंट क्या है, हमें यहां समझना बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो इसी कड़ी में, उस लेक्चर की कड़ी में, ये पहला जो है लेक्चर जो विशेष रूप से डेडिकेटेड है छत्तीसगढ़ राज्य सेवा परीक्षा मुख्य के लिए, जिनमें जैसे कि आप जानते हैं कि मुख्य परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें प्रश्न कुछ इस तरह के होते हैं, उनमें से कुछ प्रश्नों को मैं एग्जाम्पल के रूप में आपके सामने प्रस्तुत किया हूं। ठीक है, उनको समझते हैं थोड़ी सी पहले। यह जो प्रश्न होते हैं उनमें से जो प्रश्न पूछे जाते हैं एक्चुअल में, उनमें जैसे कि एक प्रश्न, जैसे कि मैंने इसमें से एक प्रश्न लिया हुआ है यहाँ पेपर 3 के पार्ट में से है। पेपर 3 में जैसे कि आप जानते हैं एक उसमें पहला जो पार्ट है भारत के इतिहास है, 75 अंक है वह। दूसरा जो खंड है वह है भारत का संविधान और लोक प्रशासन से है, जिनमें 50 अंक से प्रश्न पूछे जाते हैं। और तीसरा जो खंड है जैसे कि आप जानते हैं वह छत्तीसगढ़ के इतिहास से है, जिनमें 75 अंक पूछे जाते हैं। अंतिम चयन के लिए आपके आधे नंबर भी बहुत ही मूल्यवान होते हैं। हम उस बात को ध्यान रख रहे हैं इस लेक्चर के बनाने के क्रम में। इसीलिए आधे नंबर जहां पर भी बढ़ने की संभावना है, जहां पर भी दिखती है, हमें उनको एक साथ में एकोमोडेट कर लेना है। जैसे एक प्रश्न जो है 2020 में ही पूछा गया था, 2020 के प्रश्न है जिनकी शब्द सीमा है 30 शब्द में लिखने थे हमें, जिसके में 2 अंक मिलने थे। प्रश्न पूछा गया है औपनिवेशिक स्वराज। बिल्कुल संकल्पनात्मक प्रश्न है ये बिल्कुल संकल्पनात्मक प्रश्न है। अब ये एग्जैक्टली अगर इस टॉपिक को अगर हम थोड़ा सा गहराइयों में समझने का प्रयास करें, वो सिंपल वे में अगर समझने का प्रयास करें, तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये प्रश्न जो है इतिहास में पूछे जाना चाहिए था। ये प्रश्न एक्चुअल में इतिहास में पूछे जाना चाहिए था, क्योंकि औपनिवेशिक जो स्वराज्य की जो बातें हैं वो औपनिवेशिक काल की रही है। मगर यह प्रश्न जो पूछा गया है वहां कहां से पूछा गया है? भारत का संविधान और लोक प्रशासन वाले खंड से पूछा गया है। भारत के संविधान से संबंधित जो खंड है, उस खंड के पहले जो सिलेबस में जो पहले जो उनके जो सब्जेक्ट मैटर है, पहला वह है संविधान का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि या संविधान का विकास। और उसी संविधान के विकास में एक औपनिवेशिक शासन की व्यवस्था किस प्रकार का होता था, या फिर एग्जैक्टली यहां जो प्रश्न पूछा गया है पूरी तरह से एक संकल्पना है। औपनिवेशिक स्वराज का अर्थ बताइए। एग्जैक्टली जो है टॉपिक हमारे पास में क्या है? औपनिवेशिक स्वराज। ये एक टॉपिक है जो संविधान के विकास का इतिहास से संबंधित जो टॉपिक है हमारे पास में, उससे प्रश्न पूछे गए हैं। पर एग्जैक्टली यहां जो प्रश्न पूछे गए हैं वह है औपनिवेशिक स्वराज की अर्थ, इनका सही अर्थ क्या है। तो इस प्रश्न में एग्जैक्टली पूछा क्या जा रहा है? वो अर्थ पूछ रहे हैं हमसे, एक संकल्पना का अर्थ पूछ रहे हैं, एक विचार का अर्थ पूछ रहे हैं।
वैसे ही दूसरे प्रश्न के आगे बढ़े इनमें से एक जो प्रश्न है जो 2017 का प्रश्न है, सीजीपीएससी 2017 में जो प्रश्न पूछा गया था, 2 अंक के प्रश्न थे जिनमें शब्द सीमा उनकी 30 शब्दों में लिखने थे हमें। यह प्रश्न ये पूछा गया है, लिखित और अलिखित संविधान से आप क्या समझते हैं? लिखित और अलिखित संविधान से आप क्या समझते हैं? स्वाभाविक है, ये संविधान की मूल संकल्पनाओं में से एक है। ये संविधान की मूल संकल्पना और संविधान का जो वर्गीकरण करते हैं, जिनमें 2 प्रकार के वर्गीकरण करते हैं, आप जैसे जानते हैं, एक होता है लिखित संविधान और एक होता है अलिखित संविधान। रचना के आधार पर जो है लिखित या अलिखित हो सकता है और उनकी संविधान संशोधन की प्रक्रिया और साथ में उनकी विधेयक की स्थिति के बेसिस पर यहाँ कठोर या फिर लचीला संविधान हो सकता है। यहाँ जो प्रश्न पूछा गया है वहां यह है कि लिखित और अलिखित संविधान से आप क्या समझते हैं? आप क्या समझते हैं? एग्जैक्टली जो है ये हमें लिखित संविधान क्या है और अलिखित संविधान है, वो एग्जैक्टली हम कैसे समझते हैं, उनका मतलब हमसे ये पूछ रहे हैं और इसका जवाब देना हमें 30 शब्दों में। दूसरा आयाम यहां हो गया, पहले में एक टर्म से यूज किया गया अर्थ, दूसरे में किया गया क्या समझते हैं। कमोबेश दोनों का लगभग मतलब एक ही है। उसके बाद ये तीसरे जो प्रश्न है, एक प्रश्न ऐसे है जो स्पेसिफिक है। 2017 का प्रश्न है, 2 अंक के पूछे गए हैं, शब्द सीमा है 30 का। प्रश्न पूछा गया है क्रिप्स मिशन के मुख्य प्रस्ताव। ओपन एंडेड क्वेश्चन कहते हैं एक्चुअल में इस तरह के प्रश्नों को, वो ठीक है, ओपन एंडेड, ठीक है। ये स्पेसिफिक रूप से यहां प्रश्न पूछ दिया गया है, कोई 4 प्रस्ताव। कैबिनेट मिशन जैसे कि आप जानते हैं संविधान के विकास से संबंधित जो टॉपिक है उनमें उसके एक छोटे हिस्से के रूप में कैबिनेट प्रस्ताव ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, जो आगे संविधान सभा के गठन का एक मार्ग प्रशस्त कर देता है। ये प्रश्न यह पूछा गया है। तो मुख्य प्रस्ताव एक पर्टिकुलर टॉपिक है, एक विषय है, उसके मुख्य प्रस्ताव क्या है ये पूछे गए। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट रूप से जो है जो नोटिस करने की आवश्यकता है वह अगला प्रश्न पूछा गया है, भारत सरकार अधिनियम 1919 उनकी विशेषताएं बताइए। यहां पर ना तो अर्थ समझाना है, ना तो अर्थ बताना है, ना तो कोई प्रस्ताव को बताना है, यहां पर विशेषताएं बताना है। विशेषताओं का मतलब ये होता है उस अधिनियम की, किस अधिनियम की बात कर रहे हैं ये? भारत सरकार अधिनियम 1919। भारत सरकार अधिनियम 1919। अब भारत सरकार अधिनियम 1919 के संदर्भ में जो है कई आयामों से उनको पढ़ा जा सकता है, जिससे प्रश्न पूछने की संभावना बनती है। जैसे भारत सरकार अधिनियम 1919 के उद्देश्य, उनकी पृष्ठभूमि, उनके उद्देश्य, उनके प्रावधान, उनके विशेषताएं, उनका महत्व, उनका मूल्यांकन, ये प्रश्नों के आयाम हैं। इस टॉपिक से ये प्रश्नों के आयाम है जहां से प्रश्न, जिस टर्म्स को लेकर के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। हम उस आयामों को समझने का प्रयास कर रहे हैं और उस आयाम का एग्जैक्ट मतलब क्या होगा। तो एक जो आयाम मिल गया वहां है क्या, उनकी विशेषताएं। किसी भी अधिनियम की विशेषताएं की बात कर सकते हैं, किसी योजना की विशेषताएं की बात कर सकते हैं, किसी नीति की विशेषताओं की बात कर सकते हैं। 30 शब्द पूछा गया था। और वैसे ही अगला जो प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1935 का क्या महत्व है। यह एक अधिनियम का महत्व पूछ रहे हैं हमसे, क्योंकि इस अधिनियम को हम भारत के संविधान के विकास के क्रम में पढ़ते हैं। इस भारत शासन जो अधिनियम 1935 है, इनको हम भारत के संविधान के विकास के क्रम में पढ़ते हैं, तो निश्चित रूप से इसका जो महत्व जो है या जिनका सिग्निफिकेंस जो है, हमें भारत के संवैधानिक विकास के दृष्टिकोण ही बताना है, उस परिप्रेक्ष्य में बताना है। तो प्रश्न एग्जैक्टली अगर यहां समझे, इनको रिक्वायरमेंट है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 का क्या महत्व है, इनका संवैधानिक महत्व है। अब वो संवैधानिक महत्व किस किस रूप में, संवैधानिक महत्व किस किस रूप में। तो पहले तो एग्जैक्टली ये है कि महत्व में बताना क्या होता है।
क्योंकि यहां कोई विशेषताओं की बातें नहीं कह रहा है, यहां उनके प्रावधानों की बातें नहीं पूछ रहा है, यहां महत्व पूछ रहा है, हमसे इंपॉर्टेंस पूछ रहा है। यहां समझने का प्रयास करेंगे। वैसे जो है अगला जो प्रश्न है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछ दिया गया है 2019 में, वायसराय और गवर्नर जनरल में क्या अंतर है बताइए। बहुत सामान्य सा प्रश्न है। उसके बाद बहुत ही जो है महत्वपूर्ण एक प्रश्न है, अगला जो प्रश्न है जो 2022 में पूछा गया था, 2022 में पूछा गया था 30 शब्दों में 2 अंक के लिए, वह है भारतीय संविधान की उद्देशिका के प्रमुख आदर्शों, संविधान के प्रमुख आदर्शों को लिखिए। आपको लिख देना है संविधान में जो संविधान की उद्देशिका है, उस उद्देशिका में वो प्रमुख आदर्श क्या है, उस आदर्श को मैं बहुत क्रमबद्ध रूप से जिस प्रकार से संविधान में उनको डिस्क्राइब किया हुआ है, लिखा हुआ है, उसी क्रम में उसी ऑर्डर में हमें उनको लिख देना है 30 शब्दों में। उसके बाद अगला जो प्रश्न है भारत परिषद अधिनियम 1892, इनकी कोई 2 विशेषताएं, फिर ये विशेषताओं की बात पूछ रहा है। हमें यहां ध्यान रखना है ये महत्व नहीं है, ये उनकी संवैधानिक विकास में उनकी भूमिका नहीं पूछ रहा है, ये विशेषताएं पूछ रहा है, कुछ विशेष बातें पूछ रहा है। अब इस पूरे इतने जो क्वेश्चन है उनमें से अगर हम समझने का प्रयास करें तो एक उसमें आयाम बन गया किसी एक संकल्पना के अर्थ को लेकर के, ठीक, या फिर जो है कोई एक अलिखित संविधान की संकल्पना, लिखित संविधान की संकल्पना, उससे आप क्या समझते हैं, यहां भी बेसिकली उनके अर्थ से संबंधित है। उनके बाद मुख्य प्रस्ताव पूछ दिया गया, विशेषताएं पूछ दिया गया, एक आयाम उनका महत्व का। तो एक अर्थ से संबंधित हो गया, एक विशेषताएं संबंधित हो गए, एक महत्व से संबंधित हो गए। ऐसे और भी कई आयाम होते हैं, ऐसे और भी कई आयाम होते हैं जिससे एग्जैक्टली किसी टॉपिक से प्रश्न पूछ रहे होते हैं। उन्हीं पूरे आयामों को समेकित दृष्टिकोण से अगर आप समझेंगे, उनको समेकित दृष्टिकोण से समझने के लिए आपके पास में पूरे छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के द्वारा जो 2012 से लेकर के 2022 तक जो प्रश्न पूछे गए हैं, उस प्रश्नों का बहुत लॉजिकल तरीके से अगर आप स्टडी करते हैं, उनका विश्लेषण करते हैं और प्रश्नों के जो पूछने के जो प्रतिरूप है, उनका जो प्रवृत्ति है, उसमें जो प्रश्नों को पूछने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है, किसी भी टॉपिक से प्रश्न पूछने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है, अर्थात वो ऐसे शब्द जिससे किसी टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। जहां जो है वहां विशेषताएं के संबंध में हो सकता है, वहां विशेषताएं एक शब्द हो सकता है, वहां एक शब्द महत्व भी हो सकता है, एक शब्द उसमें अर्थ बताइए ये भी हो सकता है। ऐसे जो है करीब 2012 से लेकर के 22 तक के प्रश्नों को अगर विश्लेषण किया जाए तो करीब 55 से 60 ऐसे कुछ शब्द होते हैं जिस शब्द का उपयोग करके आयोग के द्वारा मुख्य परीक्षा के प्रश्न पूछे जाते हैं। मगर इस पूरे करीब 55 से 60 शब्दों को अगर ठीक प्रकार से अगर एनालाइज किया जाए तो इनको करीब 9 या 10 वर्ग में क्लासिफाई किया जा सकता है। ऐसे शब्दों को, इसी शब्द को मैं टर्म्स यूज कर रहा हूं, मैं ऐसे शब्दों के लिए मैं एक टर्म्स यूज कर रहा हूं जिसको मैंने नाम दे रखा है पुछल्ले शब्द, जिनको मैंने नाम दे रखा है पुछल्ले शब्द। एक पुछल्ले शब्द का मतलब यह है कि कुछ प्रमुख की पॉइंट है, ये एक की वर्ड है जिससे प्रश्न एग्जैक्टली पूछे जाते हैं मुख्य परीक्षा में। अब पुछल्ले शब्द या फिर प्रमुख कीवर्ड क्या है, उनमें से मैं एक वर्ग इस लेक्चर के माध्यम से मैं आज जो है केवल एक वर्ग की बात कर रहा हूं मैं, और इसी आगे इस लेक्चर की अगली कड़ी में मैं जो अगला जो वर्ग होगा उसमें प्रश्न की एक्चुअल में डिमांड किस प्रकार की होती है, मैं किस प्रकार से प्रश्न के उत्तर लिखने चाहिए उनके बारे में। तो ये जो पहला जो वर्ग है जो बहुत सामान्य है, पहला जो वर्ग है एक साथ समेकित करके जो मैं यहां जो स्लाइड जो प्रस्तुत है आपके सामने वहां देख रहे होंगे आप, इनमें कई अलग अलग
शब्दों का उपयोग किया गया है प्रश्न पूछने के लिए। जैसे एक 1 बाय 1 करके इनको समझने का प्रयास करते हैं और एग्जैक्टली उसका अर्थ क्या है। ये कमोबेश जो है ये पूरे यहां से लेकर के यहां तक जितने भी इसमें शब्द प्रयोग किया गया है, हिंदी या फिर इंग्लिश जो भी है इसमें, वहां जो है लगभग उनका एक ही मतलब है, लगभग उनका एक ही मतलब है। ये ठीक है, एक ही मतलब होने का मतलब ये है कि उनके प्रश्न हमें एक ही प्रकार से देने हैं। जैसे एक प्रश्न जो टर्म से पूछा जाता है कुशल शब्द में, वह है सुस्पष्ट करें। इंग्लिश में कहेंगे तो इनको सिंप्लीफाई, सुस्पष्ट करें, या फिर इसके लिए और जो शब्द प्रयोग करता है कभी कभी लोक सेवा आयोग के द्वारा, वह है स्पष्ट करें, क्लैरिफाई करें, या फिर जो है एक और टर्म से इसी के लिए ही प्रयोग करते हैं, सरलीकरण कीजिए, सरलीकरण कीजिए। इसका मतलब यह है जो प्रश्न में जो शब्द प्रयोग किया गया, जो टॉपिक में जो स्टेटमेंट जो डेवलप किया गया, स्टेटमेंट जो दिया हुआ है, जो वाक्यांश दिया हुआ है, तो जो वाक्य दिया हुआ है बहुत ही सारगर्भित तरीके से दिया हुआ है, उनको हमें सरल तरीके से लिखनी है, आसान भाषा में लिखनी है। या फिर कभी कभी इसके लिए जो है एक टर्म्स और यूज किया जाता है, प्रकाश डालिए। कोई भी एक स्टेटमेंट है, एक कोई वाक्यांश है, और उसको जो हमें उसको एक्सप्लेन करना है, उसको सरल बनाना है। वैसे जो है विसरीकरण, इसका मतलब भी होता है सरलीकरण, इसका भी मतलब हो रहा होता है सरलीकरण। ये एक तरीका हुआ। ऐसे ही जो है इस सुस्पष्ट करें, ऐसे ही दूसरा और इसी शब्द को, इसी सुस्पष्ट स्पष्ट करें, इनको जो है एक और तरीके से जो शब्द अक्सर जो प्रश्न पूछे जाते हैं लोक सेवा आयोग के द्वारा, वहां होता है टर्म्स यूज करते हैं, विस्तार कीजिए। विस्तार कीजिए इसका मतलब यह है कि ये कोई हमें वाक्य दिया हुआ है, इन सब में क्या है, कोई एक स्टेटमेंट दिया हुआ है। अब यहां हो सकता है किसी एक बड़े क्रांतिकारी नेता का स्टेटमेंट हो, या फिर किसी गांधी जी जैसे उनका स्टेटमेंट हो। अब उसी स्टेटमेंट को आपको सरल भाषा में लिख देना है, प्रश्न की ये रिक्वायरमेंट होती है। वैसे जो है विस्तार करें, वैसी व्याख्या करें। इसका मतलब यह है जो प्रश्न में जो शब्द लिखे गए हैं, जो विषय लिखे गए हैं, जो टॉपिक लिखे गए हैं, उस टॉपिक से संबंधित जो प्रश्न दिए हैं वो बहुत सारगर्भित तरीके से लिखे हुए हैं। हमें उनकी व्याख्या करनी है, उनकी एक व्यापक रूप से, उनकी जितनी भी जो मूल बातें हैं उनको हमें बहुत सरल भाषा का प्रयोग करते हुए, उनको बहुत सरल और आसान भाषा का प्रयोग करते हुए केवल और केवल हमें इस कथन की व्याख्या ही करना है। जो कथन दिया है उस कथन का हमें व्याख्या करना है। यहां पर ना तो हमें कोई उनकी आलोचना करना है, ना तो हमें वहां पर कोई उनकी मूल्यांकन करना है, ना तो हमें वहां पर कोई उनकी जो है टिप्पणी करनी है। ये बहुत सरल भाषा में यहां कहा जाए तो पूरी तरह से जो कथन दिया गया है उस कथन को बहुत आसान भाषा में हमें एक विवरण करते हुए प्रस्तुत कर देना है। इस तरह के प्रश्नों पूछने के, इस तरह के प्रश्नों पूछने के इसके प्रस्तुत करने के तरीके यहां होते हैं। अगला जो है इसी दूसरे शब्दों में, इसी को ही दूसरे शब्दों में पूछा जाता है, चर्चा कीजिए। चर्चा कीजिए, डिस्कस कीजिए, कभी व्याख्या करें, स्टेट रूप से में विस्तार से चर्चा कीजिए, विस्तार से चर्चा कीजिए। इस पर्टिकुलर जो कथन दिया गया, एक छोटा सा कथन दिया गया, एक छोटा सा कथन दिया गया, जैसे कि करो या मरो का कथन दिया गया। गांधी जी ने जो है, ये फिर सुभाष चंद्र बोस ने, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये स्टेटमेंट है, ये कथन है। अब इस कथन को आपको बहुत सरल शब्दों में लिखनी है, उसी की बात कह रहे हैं ये। उसके बाद इसी को एक और टर्म्स यूज करते हैं, विवेचना कीजिए, विवेचना करें, विवेचना कीजिए। एक और टर्म्स इसके लिए यूज करते हैं, विवरण दें। आपको उस पर्टिकुलर जो विषय पूछे जा रहे हैं उसके बारे में आपको बस क्रमबद्ध रूप से, एक क्रमबद्ध रूप से बिल्कुल ऑर्डर में आपको जो है उस ऑर्डर में उचित तरीके से उचित क्रम में प्रस्तुत करते हुए आपको प्रेजेंट कर देना है, लिख देना है आपको। कभी कभी जो है इन्हीं शब्दों में के लिए, इन्हीं के लिए एक और शब्द यूज किया जाता है, वर्णन करें।
प्रश्न ये पूछा गया, मान लो उसमें से भारत शासन अधिनियम 1935 का वर्णन करें, संविधान की उद्देशिका का वर्णन करें, आरंभ के ऐतिहासिक महत्व का वर्णन करें। इस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। संक्षिप्त वर्णन करें, बहुत व्याख्या ना करके बहुत समान रूप से संक्षिप्त रूप में, छोटे रूप में आपको लिखना है, उनकी वर्णन करना है, डिस्क्राइब कर देना है आपको वो एक, और उसमें विस्तार से वर्णन करें, बहुत स्पष्ट रूप से, क्रमबद्ध रूप से बस विवरण प्रस्तुत कर देना है आपको, लिख देना उसके बारे में जितना जानते हैं उसके शब्द लिमिट में। प्रश्न के पूछते हैं उनका उल्लेख करें। कभी कभी प्रश्न यहां ही पूछ देते हैं के संदर्भ में, किसी पर्टिकुलर के संदर्भ में, ये किसी पर्टिकुलर के संदर्भ में, जैसे भारत के संवैधानिक विकास के संदर्भ में भारत शासन अधिनियम 1935 का भूमिका या उनका योगदान बताइए। के संदर्भ में ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है। कभी कभी प्रश्न यहां भी पूछते हैं इनमें से कि वस्तु स्थिति का रेखांकन करें। किसी पर्टिकुलर कोई विषय है, उस वस्तु स्थिति को उनकी बताना है। अब बताने का मतलब यह कि बहुत आसान भाषा का प्रयोग करते हुए आपको बहुत सरल तरीके से आपको बता देना है ये कि आप जो भी उसके बारे में जानते हैं। ये कभी कभी प्रश्न ऐसे ही पूछते हैं, प्रवृत्तियों का उल्लेख करें या फिर प्रतिरूप का वर्णन करें, प्रवृत्तियों का उपयोग करें, प्रवृत्तियों का उल्लेख करें। मतलब ये जो है एक प्रवृत्ति की बात कर रहे हैं। अब उस प्रवृत्ति को, उस पैटर्न को, ठीक है, जैसे कि छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था में हुए संरचनात्मक प्रवृत्तियों को समझाइए। छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था की संरचनात्मक बदलाव, ये प्रवृत्ति को समझाइए। प्रश्न यहां भी हो सकता है ये इस तरह से में बहुत सिंपल वे में, बहुत सरल भाषा में, आसान भाषा में इनका प्रयोग करते हुए बहुत सरलता से उनकी व्याख्या कर देनी है। कभी कभी जो है अंतिम रूप से यहां समझे इनमें से कभी कभी प्रश्न ऐसे पूछते हैं, टिप्पणी करें, कैबिनेट मिशन पर टिप्पणी करें, भारत परिषद अधिनियम 1919 पर टिप्पणी करें। तो इस प्रकार से कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। ये प्रश्न पूछने के एक तरीका है। ये एक ही आयाम है। ये बेसिकली देखिए तो ये पूरे एक वर्ग के प्रश्न है। ये इनके प्रश्न का जो जवाब देने का जो है, उत्तर को सही प्रकार से, उचित प्रकार से, एग्जैक्टली जो है उचित प्रकार से, उचित प्रकार का मतलब ये हुआ कि जो पूछा गया है हमें वही बताना है, जो प्रश्न की रिक्वायरमेंट है हमें वही बताना है। क्योंकि शब्द सीमा हमारे पास में निश्चित है, शब्द सीमा बिल्कुल निश्चित है। ये तो शब्द सीमा 30 शब्दों में बताना है, या फिर 60 शब्दों में बताना है, या फिर 100 में, या फिर 125 और 175, इन्हीं शब्दों से बताना है आपको, वो इससे ज्यादा आपको नहीं बताना है। तो ये जो है, जो प्रश्न पूछा गया है एग्जैक्टली उसकी क्या रिक्वायरमेंट है हमें वो बताना है, और कम से कम हमें ये तो बिल्कुल भी नहीं बताना है जो पूछा नहीं गया है। तो ये जो है इस पूरे जो है मुख्य परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उनमें जो प्रश्नों के जो शब्दावली का प्रयोग करते हैं, जिन प्रश्नों का, उनके इस पूरे विश्लेषण में से जो है ये पहला वर्ग है। ये एक पहला वर्ग है जिनमें बहुत सिंपल वे में, आसान भाषा में आपको इनमें से कोई भी शब्द अगर मान लो जो है प्रश्न में दिख रहे होते हैं, इसका बहुत ही जो है एक सामान्य सा अर्थ है कि आप बहुत सरल तरीके से जो कथन दिए गए हैं, जो स्टेटमेंट दिए हैं, उनको बहुत आसान भाषा में, सरल भाषा में एक क्रमबद्ध रूप से विस्तार कर दे, व्याख्या कर दे, वर्णन कर दे, समझा दे, प्रकाश डाल दीजिए। इस प्रकार से ये हमारी लेक्चर में, इस छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की जो मुख्य परीक्षा है उस लेक्चर की कड़ी में यह पहली लेक्चर है। आगे भी मैं इसी प्रकार से और लगातार जो मुख्य परीक्षा से संबंधित जो अलग अलग आयाम है उस आयाम को प्रस्तुत करता रहूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।